नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमापाल और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आइए हम रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ स्टार न्यूज प्लस पर। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए स्टार न्यूज प्लस। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 21 दिन बाद अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कैबिनेट का विस्तार हो गया है। नागपुर विधान भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां तीनों सहयोगी दलों से नियुक्त किए गए 39 मंत्रियों ने अपने पद की शपथ ली, जिसमें बीजेपी के 20, शिवसेना शिंदे गुट की 10 और एनसीपी अजीत पवार गुट की 9 विधायक शामिल हैं। बीजेपी से प्रमुख तौर पर पंकजा मुंडे, राधाकृष्ण विखे पाटिल, चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, जय कुमार रावल, नीतीश राणे। वहीं शिवसेना से एकनाथ शिंदे, गुलाबराव पाटिल और एनसीपी के अदिति तटकरे, बाबा साहेब पाटिल, सना मलिक ने शपथ ली। बता दें कि आशीष शेलार ने शिंदे सरकार के कार्यकाल में 6000 करोड़ की सड़क सीमेंटिंग प्रोजेक्ट में घटिया क्वालिटी के सामान के उपयोग का आरोप लगाया है, जांच की भी मांग की है और अब उन्हें मंत्री पद भी मिल गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह की खास बात ये रही कि ये मंत्रिमंडल केवल 2.5 साल के लिए बनाया गया है। जी हां, डिप्टी सीएम अजीत पवार ने घोषणा की है कि मंत्रिमंडल 2.5 साल बाद बदला जाएगा। उनके इस बयान ने नई बहस की शुरुआत कर दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2.5 साल बाद एनडीए सरकार गिर जाएगी। जानकारों का दावा है कि मौजूदा हालात में बीजेपी डरी हुई है कि इस बार ये सरकार लंबे वक्त तक नहीं चल पाएगी। 5 साल से पहले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने की नौबत आ सकती है और इसलिए उन्होंने केवल 2.5 साल की तस्वीर पेश की है। वहीं मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के कारण कई नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। शिवसेना एमएलए नरेंद्र भोंडेकर ने पार्टी के उपनेता के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि चुनाव के समय एकनाथ शिंदे ने उन्हें मंत्री पद देने का वादा किया था, लेकिन अब कैबिनेट में जगह न मिलने पर उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पार्टी में बगावती सुर उठने लगी है, जो एकनाथ शिंदे के लिए बड़े झटके के रूप में को लेकर विवादों का सामना कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें दिल्ली तलब किया है। ये बैठक 17 दिसंबर को हो सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट से मामले की जानकारी मांगी थी। बता दें कि जस्टिस यादव हाल ही में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अल्पसंख्यकों को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। ये कानून है कानून। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी के लिए फायदेमंद होगा। वहीं अल्पसंख्यकों को लेकर जज शेखर यादव ने कहा था कि मुझे ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि वो देश के लिए बुरे हैं, देश के लिए घातक हैं, देश के खिलाफ हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वहीं अब इस मामले में कॉलेजियम का रुख काफी मायने रखता है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जस्टिस यादव से चर्चा करेगा। बैठक के बाद इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे ये देखना होगा। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बिल को लेकर मोदी सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। मोदी सरकार लंबे वक्त से एक देश एक चुनाव के लिए जोर दे रही थी। 16 दिसंबर को लोकसभा में ये बिल पेश होना था, लेकिन अब सरकार ने इसे टाल दिया है। इस बिल को लोकसभा की संशोधित कार्य सूची से हटा दिया गया है। बता दें कि संसद का अंतिम सत्र 20 दिसंबर को चलेगा और इससे पहले ही सरकार को इस बिल को पेश करना जरूरी है। हालांकि इस सत्र में अब इसे पेश किए जाने को लेकर असमंजस की स्थिति है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार पहले वित्तीय कार्यों को पूरा करेगी। कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव विधेयक अब मंगलवार या बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन माना यह जा रहा है कि लोकसभा में इस विधेयक को पेश करने के बाद इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा, क्योंकि विपक्ष के तेवरों से साफ है कि वो इस बिल को पास नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले वक्फ संशोधन बिल को भी मोदी सरकार ने विपक्ष के दबाव में आकर जेपीसी के पास भेज दिया था। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को लेकर विपक्षी दल पहले से ही अपना विरोध जता रहे हैं। विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। साथ ही बिल से बीजेपी को फायदा मिलने की बात भी कही है। इस बिल के तहत सरकार की प्लानिंग है कि 2034 से लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनाव एक साथ करने के लिए एमएसपी गारंटी कानून समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और अब उनकी मांग के आगे मोदी सरकार झुकती दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए अहम बैठक की। किसान आंदोलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग की। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल रहे।
इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत की गई, जिससे एक बात तो तय मानी जा रही है कि मोदी सरकार परेशान है और यही वजह है कि उन्होंने शंभू बॉर्डर पर भी किसानों से मिलने के लिए कुछ लोगों को भेजा। गृह मंत्रालय में निदेशक मयंक मिश्रा ने किसान नेता से मुलाकात की। किसान नेताओं से मुलाकात के बाद गृह मंत्रालय में निदेशक मयंक मिश्रा ने कहा कि हमने किसान नेताओं की सभी मांगे सुनी। ऐसे में माना जा रहा है कि अब किसानों और सरकार के बीच बातचीत के रास्ते खुलेंगे। माना जा रहा है कि केंद्र की तरफ से किसानों की मांगों को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। और इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सरकार को चेतावनी भी दी है। डल्लेवाल ने कहा है कि अगर किसी सरकार ने मुझे अस्पताल ले जाने के लिए बल का प्रयोग किया तो इससे किसानों में गुस्सा और बढ़ेगा और किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी उसी सरकार की होगी। ऐसी गलती किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि किसान लगातार दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। लेकिन अब किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने ऐलान कर दिया है कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 18 दिसंबर को पंजाब में रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने पंजाब, हरियाणा और पूरे देश के लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की। इसके साथ ही कहा कि देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, सरकार को इसका समाधान निकालना होगा। ऐसे में सरकार की मुश्किलें और मुद्दे पर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। मणिपुर में शांति बहाल करने में सरकार की विफलता पर विपक्ष लंबे वक्त से सवाल उठा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब सवाल किया गया तो उनका जवाब भी विवादों से घिर गया। दरअसल एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान जब अमित शाह से पूछा गया कि मणिपुर में हालात कब सुधरेंगे, पिछले करीब 600 दिन से जारी हिंसा कब थमेगी, इस पर उन्होंने कहा कि मणिपुर में जारी हिंसा एक जातीय संघर्ष है, इसका आतंकवाद या धर्म से कोई संबंध नहीं है। मणिपुर में हिंसा का अपना एक इतिहास है। मणिपुर में जब जब नस्लीय हिंसा हुई 1-1.5 साल तक ही चली, कई बार तो ये 3 साल तक चली है और इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। ये नस्लीय हिंसा के कारण हुआ है। उनके इस बयान को लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि हिंसा के थमने का आखिर मणिपुर के इतिहास से क्या लेना देना, जब गृह मंत्री को यह बताना चाहिए था कि उनकी सरकार ने मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, कितने दौरे किए हैं हिंसाग्रस्त इलाकों के। तब वो ये बता रहे हैं कि मणिपुर में संघर्ष कितने लंबे वक्त तक चला है। हालांकि उन्होंने सफाई भी दी कि वो ये बातें बहाने के तौर पर नहीं बता रहे और साथ ही इस सवाल का गोलमोल जवाब देकर टाल दिया। आपको बता दें कि लंबे वक्त से मणिपुर की जनता पीएम मोदी से राज्य के दौरे की अपील कर रही है। प्रदेश के विधायक मोदी सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह तक कहा कि मोदी सरकार मणिपुर में शांति बहाली की दिशा में कदम उठाए, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन केंद्र की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और जब गृह मंत्री से सवाल पूछा गया तो जवाब भी उनके पास नहीं था। ऐसे में मोदी सरकार को काफी किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी को लेकर अब पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस तरह आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। इस लिस्ट में सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल है। सीएम आतिशी कालका जी, तो वहीं केजरीवाल नई दिल्ली से इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चौथी और आखिरी लिस्ट जारी करने के बाद पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि आज आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी गायब है। उनके पास ना सीएम चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है और ना ही दिल्ली के लिए कोई विजन है। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और केवल एक ही मिशन है, केजरीवाल हटाओ। उनसे पूछो 5 साल क्या किया तो वो जवाब देते हैं केजरीवाल को खूब बुरा भला कहा। हमारी पार्टी के पास दिल्ली वालों के विकास के लिए विजन है, प्लान है और उसे लागू करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की एक अच्छी टीम है। पिछले 10 सालों में किए कामों की लंबी लिस्ट है। बता दें कि इस लिस्ट में ज्यादातर वो नाम है जिन्होंने 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता था, यानी इस बार मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। जबकि सीएम आतिशी कैबिनेट के मंत्रियों सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, गोपाल राय और मुकेश कुमार अहलावत का टिकट भी दोहराया गया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और गोपाल राय बाबरपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसके अलावा पार्टी के बड़े चेहरों जैसे सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक और अमानतुल्लाह खान को भी टिकट दिया गया है। वहीं 38 उम्मीदवारों की इस लिस्ट में रमेश पहलवान का नाम चौंकाने वाला है और वो इसलिए क्योंकि रमेश पहलवान ने चौथी लिस्ट जारी होने से चंद घंटे पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है।
अब जहां आपने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी अब तक अपनी एक भी लिस्ट जारी नहीं। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने इस पोस्ट में एक फ्लो चार्ट के जरिए ये बताया है कि कैसे पीएम मोदी के तमाम विदेश दौरों के बाद अडानी को उस देश के तमाम प्रोजेक्ट्स मिले। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि अडानी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। जून 2015 में नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अगस्त 2015 को अडानी ने बांग्लादेश को बिजली देने के लिए डील कर ली। मार्च 2017 को नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अप्रैल 2017 में अडानी ने मलेशिया में मेगा कंटेनर पोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ी डील साइन की। जनवरी 2018 में नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जुलाई 2018 में सिंगापुर की कंपनी ने अडानी पोर्ट्स में 1000 करोड़ रुपए लगा दिए। फरवरी 2020 में नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जुलाई 2020 में अडानी के श्रीलंका में पोर्ट ऑपरेट करने से जुड़ी डील की खबरें सामने आई। जून 2023 में नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जनवरी 2024 में नेपाल सरकार ने बताया कि अडानी यहां एयरपोर्ट बनाएंगे, उसका मैनेजमेंट भी देखेंगे और पब्लिक सेक्टर में निवेश भी करेंगे। अक्टूबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने तंजानिया की राष्ट्रपति से मुलाकात की। मई 2024 में अडानी ने दार एस सलाम बंदरगाह के कंटेनर टर्मिनल 2 को 30 साल तक ऑपरेट करने की डील हासिल की। दिसंबर 2023 में नरेंद्र मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति से मुलाकात की। वहीं जून 2024 को अडानी को केन्या के नैरोबी हवाई अड्डे का काम मिला। हालांकि हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। जुलाई 2024 में ही वियतनाम की सरकार ने कहा वियतनाम के हवाई अड्डों में इन्वेस्ट करेगा अडानी समूह। अब जहां एक और संसद में विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो वहीं इस चार्ट के जरिए अडानी और मोदी की मिलीभगत का खुलासा कर कांग्रेस ने बीजेपी और अडानी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।